प्यारे बच्चों, क्लास 12th विषय इकोनॉमिक्स, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सभी बच्चों के लिए SA1 का एग्ज़ाम सितंबर माह में होना सुनिश्चित हुआ है और इसके लिए ऑफिशियल महत्वपूर्ण प्रश्न भी जारी किए गए हैं और बाज़ार में गेस्ट पेपर भी आ गया है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि बाज़ार वाला गेस्ट पेपर से बताइए सर। तो सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक्स का कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद और भी विषयों का बारी बारी से हम लोग वीडियो देख लेंगे। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। कुछ बच्चों का और सवाल था कि क्या जे गुरुजी ऐप से हम लोग उस क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं, तो उससे वो क्वेश्चन डाउनलोड नहीं होगा। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को आगे देखते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गेस्ट पेपर में दिया हुआ है। ये बाजार गेस्ट पेपर से है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, अवसर लागत क्या है। तो अवसर लागत क्या है, तो वह विकल्प जिसका परित्याग कर दिया गया है, खोया हुआ अवसर, हस्तांतरण या इनमें से सभी। तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा इनमें से सभी। दूसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता है। तो मानवीय आवश्यकता संतुष्ट करने की क्षमता कहलाती है उपयोगिता। मतलब जो वस्तु आपकी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर दे, उस वस्तु से आपको उपयोगिता मिलेगी। फिर है, उपभोक्ता की सर्वाधिक संतुष्टि के लिए क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर है आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य के समान होना चाहिए। इस तरह ये मार्शल का कथन था कि जहां पर मूल्य और सीमांत उपयोगिता बराबर होते हैं, वहीं पर उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि मिलती है और वहां उपभोक्ता संतुलन होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ हो जाएगा मूल्य में परिवर्तन, आय में परिवर्तन, रुचि तथा फैशन में परिवर्तन। मांग में परिवर्तन, तो यहाँ आपका सही आंसर जो है गेस्ट पेपर में दिया हुआ है वो दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। कहे कि इन सभी कारणों से मांग में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता। तो इन सभी कारणों से मांग में परिवर्तन होता है, इसलिए आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, तभी आंसर को करना है। फुल मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग, तो गिफिन वस्तुओं की मांग क्या होती है, बढ़ जाती है। अक्षों के केंद्र से निकलने वाली सीधी पूर्ति रेखा की लोच क्या होगी। तो उसकी लोच जो होगी वो इकाई के बराबर होगी। मतलब इस तरह जो होगा, यहाँ पर अक्ष है तो इसकी मांग की लोच जो होगा वो इकाई के बराबर होगा, बराबर। सातवां नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन का सक्रिय साधन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो सक्रिय साधन है आपका श्रम। औसत लागत वक्र का आकार होता है, तो हम लोग सभी जानते हैं इसका आकार जो होता है यू आकार का होता है। किस बाजार में औसत आय सीमांत आय के बराबर होती है। तो सीमांत आय औसत आय के बराबर जो होती है वो होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। इस तरह का ग्राफ आप लोगों ने देखा होगा। ये औसत आय और सीमांत आय आपका क्या होता है, बराबर होता है। फिर है, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती तब कुल उपयोगिता। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा घटने लगती है। यदि किसी वस्तु की मूल्य में 40% परिवर्तन के कारण मांग में 60% परिवर्तन हो, तो मांग की लोच होगी। तो मांग की जो लोच होगी वो हो जाएगा आपका -1.5। तो यहाँ है मांग में परिवर्तन। मांग में परिवर्तन जो होगा वो ऊपर लिखा जाएगा और मूल्य में परिवर्तन नीचे। इसको इसमें भागा लगा देंगे। तो यहाँ पर चूंकि मूल्य लोच का ना, तो यहाँ माइनस लगा रहेगा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा -1.5। अस्थाई पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं। तो अस्थाई पूंजी के उपभोग को हम लोग कहते हैं मूल्य ह्रास। निम्नलिखित में से कौन सही है। तो इसमें आपका जो सही है वो है प्रत्योज्य आय बराबर व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। मुद्रा वह वस्तु है। तो मुद्रा कौन वस्तु है, तो जो मूल्य का मापक हो, जो समान विनिमय के लिए स्वीकार किया जाए, जिसके रूप में धन संपत्ति का संग्रह किया जाए। मतलब तीनों गुण जिसमें है वो मुद्रा कहलाती है, इसलिए आपका इनमें सभी हो जाएगा। मुद्रा की पूर्ति से हमारा आशय है। तो इससे हमारा आशय क्या है, तो बैंक में जमा राशि, जनता के पास उपलब्ध रुपए, डाकघर में जमा बचत खाते की राशि सभी है। तो आपका डी आंसर हो जाएगा इनमें सभी। 16 है, मुद्रास्फीति वह स्थिति है जब, तो जब क्या है, तो मूल्य स्तर में निरंतर तीव्र वृद्धि हो। व्यावसायिक बैंक, व्यावसायिक बैंक क्या है, तो यह
ग्राहकों से जमा स्वीकार करता है और ग्राहकों को ऋण भी देता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी, केवल बी एवं सी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, सी आंसर हो जाएगा। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। विनिमय दर का अर्थ है, तो विनिमय दर का अर्थ क्या है? तो ए बी सी इनमें से सभी हो जाएगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा बच्चों। फिर रोजगार गुणक सिद्धांत के जन्मदाता है, तो इसके जो जन्मदाता है वो है जे.एम. कैस। 1936 में इन्होंने किताब लिखा था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, और उसमें उन्होंने रोजगार के सिद्धांत को दिया था। व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? तो व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है, तो आपका पहला हो जाएगा। किसी समान वस्तु के मांग वक्र की ढाल होती है, तो मांग वक्र की ढाल जो होती है वो धनात्मक होती है समान वस्तु के लिए। फिर है एक चतुर क्षेत्रीय या खुली अर्थव्यवस्था में संतुलन की शर्त है, तो ये संतुलन की शर्त जो है ए बी सी तीनों है, इसलिए डी हो जाएगा इनमें से सभी। यदि किसी देश की विदेशों से प्राप्त निव्वल आय ऋणात्मक है तो इसका हो जाएगा आपका सही आंसर सकल घरेलू उत्पाद अधिक होगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद से। एक त्रिजुरेखीय मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच होगी, तो मांग की लोच जो होगी वो हो जाएगा शून्य होगी। क्या है? त्रिजुरेखीय पर एक पूर्णतया बेलोजदार मांग है, तो ये हो जाएगा आपका वाई अक्ष के समानांतर, मतलब इस तरह में क्या हो जाएगा? ये पूर्णतया बेलोजदार को बताता, मतलब मांग की लोच यहाँ शून्य हो जाएगी। उत्पादन के सभी संसाधनों में एक ही अनुपात में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पादन में अधिक अनुपात में वृद्धि हो तो इसे कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं वर्धमान पैमाने का प्रतिफल। निम्न में से कौन शाख नियंत्रण की गुणात्मक विधि है? तो ये है आपका बैंक दर में परिवर्तन। एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त नहीं है, क्या नहीं है? तो औसत आय बराबर सीमांत लागत, ये किसका शर्त है? ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का शर्त है। यहाँ एकाधिकार पूछा इसलिए ए हो जाएगा। लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य है, तो आपका हो जाएगा तीनों है, तो इसलिए इनमें सभी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न को भी देख लेते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांतों की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसका संबंध किसी उत्पादक या उपभोक्ता जैसे आर्थिक इकाई के समक्ष उत्पन्न दुर्लभता और चयन की समस्याओं के विश्लेषण से होता है। मतलब व्यक्तिगत इकाइयों का जो हम अध्ययन करते हैं वो व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। सीमांत उपयोगिता क्या है? तो मनुष्य प्राय अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी वस्तु के एक से अधिक इकाइयों का प्रयोग करता है। एक दिए हुए समय में उपभोग की जाने वाली वस्तु की अंतिम इकाई को सीमांत इकाई तथा उससे प्राप्त उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कहते हैं। मतलब अतिरिक्त इकाई, वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई की वृद्धि करने से जो कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है उसी को हम लोग सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है MU बराबर TUN माइनस TUN माइनस 1। कुल उत्पाद क्या है? तो अन्य सभी आगतों को स्थिर रखते हुए एक परिवर्तनशील आगत की मात्रा में परिवर्तन से जो कुल निर्गत प्राप्त होता है उसे कुल उत्पाद कहते हैं। इसे परिवर्तनशील आगत के कुल भौतिक उत्पाद के रूप में जाना जाता है। संतुलन बिंदु क्या है? तो संतुलन बिंदु वह बिंदु है जहां मांग और पूर्ति एक दूसरे को काटती है। मतलब यहाँ पर जहाँ पर मांग और पूर्ति आपस में बराबर हो जाती है, ये मांग है ये पूर्ति है, जहाँ बराबर हो जाएगा मतलब यहाँ पर ये संतुलन बिंदु कहलाएगा। राष्ट्रीय लेखांकन की परिभाषा दीजिए। तो प्रत्येक देश अपनी राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़ों अथवा सांख्यिकी का विवरण रखता है। इसे राष्ट्रीय लेखांकन या राष्ट्रीय लेखा कहा जाता है। कहने का मतलब है देश अपने आय और व्यय का जो लेखा जोखा रखता है वो राष्ट्रीय लेखांकन कहलाता है। औसत बचत प्रवृत्ति क्या है? तो कुल बचत और कुल आय के अनुपात को औसत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। तो औसत बचत प्रवृत्ति मतलब APS बराबर होता है Y/S, मतलब आय और बचत के अनुपात को हम लोग औसत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। घाटे का बजट क्या है? तो जिस बजट में सरकार का अनुमानित व्यय उसकी प्राप्तियों से अधिक होता है उसे घाटे का बजट कहते हैं। कहने मतलब है कि आप कमाए हैं 50 पैसा और खर्चा हो रहा है आपका 100 रुपया, तो ये आपका घाटे का बजट हो जाएगा, बाकी पैसा आपको व्यवस्था करना पड़ सकता है। आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध होता है? तो
उपभोग आय का फलन है, मतलब C बराबर फंक्शन ऑफ Y। Y मतलब बढ़ेगा तभी आपका उपभोग बढ़ेगा, मतलब उपभोग जो है वो आय पर निर्भर करता है और दोनों के संबंध को ही हम लोग उपभोग फलन कहते हैं। आय और उपभोग में प्रत्यक्ष संबंध है, आय में वृद्धि होने पर उपभोग वह भी बढ़ता है, लेकिन इसमें वृद्धि का अनुपात आय की अपेक्षा कम होता है। लघुतरीय प्रश्न है आपका उत्पादन संभावना वक्र। बच्चों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आपको नींद आने लगेगा, इसलिए लघुतरीय और दीर्घोत्तरीय हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो मॉड्यूल 1 हम लोग का इकोनॉमिक्स का कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग गेस्ट पेपर से मॉड्यूल 2 कंप्लीट करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि ऑफिशियल जो जारी किया गया क्वेश्चन है उसको पहले हम करवा दें, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो हम पहले वही सब क्वेश्चन को करवाएंगे जो ऑफिशियल जारी किया गया है, तब फिर हम लोग बाजार गेस्ट पेपर वाला पर आ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।